बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सलाम लाहौर। शहर की सब बातों के साथ और सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमन हाशमी। इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। सूरज और बादलों में आज आंख मचोली जारी रहेगी। कल रात मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई और आज रात भी बूंदाबांदी का इम्कान है और साथ ही साथ जो है वो आइंदा 24 घंटों में बादलों और सूरज की जो आंख मचोली का सिलसिला है ये बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से वो जारी रहेगा, लेकिन गर्मी की शिद्दत जो है वो डेफिनेटली कम हो जाएगी। मौसम की सूरत हाल आपको बताते चले। सुबह 6 बजे के करीब दर्जा हरारत 32 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 बजे 34 और 12 बजे 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तीन बजे के करीब 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 बजे 37 और 9 बजे 33 डिग्री सेंटीग्रेड। और अब डेली सिटी 42 की टॉप स्टोरीज पर चलेंगे। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, लेस्को सिंगल 3 फेज मीटर्स जो है उनकी किल्लत पैदा हो गई है। डिमांड नोटिस जमा कराने वाले दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। महकमा हेल्थ ने हाथ खड़े कर दिए, रावण अस्पताल को ठेके पर देने का फैसला। करप्शन इख्तियारात से तजावुज, 3 थानेदार फारिग, 20 को सजाएं। और ऑरेंज ट्रेन चीनी बैंक ने 7.5 अरब रुपए भिजवा दिए। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स जाहिद चौधरी और इरफान मलिक मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुशामदीद कहेंगे। लेस्को की है हमारी आज की लीड स्टोरी। सिंगल और 3 फेज मीटर्स की किल्लत जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और जिन्होंने डिमांड नोटिस जमा भी करा दिए वो भी दफातर पर चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। सीमल, ये लेस्को हो जाए, आप सुई गैस देख लें, कोई भी पानी का कनेक्शन देख लें, ये ऐसी सहूलतें हैं जो जिसके लिए चक्कर लगाना क्या आपको बाकायदा तौर पे ख्वार होना पड़ता है। सिंगल फेस मीटर नहीं है, 3 फेस मीटर नहीं है। जिन लोगों ने डिमांड नोटिस करवाए हुए हैं जमा, इन लोगों के पास सारा कुछ होता है, लेकिन उसके बावजूद ये एक बदनीयती होती है महकमों की कि वो किसी को रिलीफ देना नहीं चाहते और हमेशा उसको चक्कर लगवाते हैं। आप किसी भी सरकारी जो कोई भी इदारा है वहाँ पे जाके देख लें, आपको यही सूरत हाल मिलेगी। वो ख्वा लेस्को हो, आपको सुई गैस देख लें, सुई गैस कोई भी हो, आपको वहाँ पे अपने काम के लिए, जायज़ काम के लिए चक्कर लगवाने पड़ते हैं, वहाँ पे रिश्वत देनी पड़ती है। दरअसल हमारे माशरे का एक सबसे बड़ा जो अलमिया है, हम लोग अपने जायज़ काम के लिए भी पैसे देना इसको गैर मुनासिब नहीं समझते। इसको ये नहीं समझते कि हम ये किसी को रिश्वत दे रहे हैं, किसी के जुर्म में बराबर के हिस्सेदार हो रहे हैं। हम यही सोचते हैं कि हमने अपना जायज़ काम करवाना है तो उसके लिए भी हमें पैसे देंगे, तो यार इतने पैसे तो लगते होंगे, इसका तो इतना खर्चा आता होगा, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल है। बिल्कुल सारी चीज़ें हैं, यही कोई सिफारशी होगा, कोई बड़ा अफसर होगा, उसके कहने पर कोई MP है, कोई MNA होगा, उसके कहने पे फौरी तौर पे मीटर भी लग जाएंगे, सारा कुछ होगा, तारें भी होंगी उनके पास, मीटर भी होंगे, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आम शहरी जो है उसको इन लोगों ने चक्कर लगवाना एक मामूल बन चुका है। ये जो सरकारी अफसरान हैं ये अपने आप को पता नहीं किस स्टेज के ऊपर समझते हैं कि हर जो चीज़ है वो इनके इख्तियार में है और लोगों को करना, उनको ख्वार करना इन लोगों का फ़र्ज में शामिल है। यही सोच के ये लोग नौकरियाँ करते हैं और यही सूरत हाल यहाँ पे आपको लेस्को में नज़र आ रही है। उनके पास मीटर हैं भी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यही कहना मीटर ना होने का टाल देते हैं ये कहकर, क्योंकि ऑब्वियसली जाहिर साहब जब फिर सिफारिशें आएंगी तो वो उन सिफारिशों को कौन अकोमोडेट करेगा। देखिए, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। पहली बात तो ये कि ये जनरली ये बैड गवर्नेंस तो है कि लेस्को के पार्ट के ऊपर के वो इस काबिल भी नहीं कि उसको अपने सार्फिन का अंदाज़ा हो कि उनकी तादाद कितनी है, कितना जो है वो और उसके ऊपर बर्डन आ रहा है, कितने नए कनेक्शंस लग रहे हैं, कितने मीटर जल गए हैं, उनको रिप्लेस कैसे करना है। अदरवाइज़ भी जो टेम्परिंग है, रूटीन की जो आप रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको मीटर चाहिए। मीटर जो हैं वो कितनी मिकदार में आपके पास होने चाहिए, ये तो जाहिर है लेस्को का रोज़ का काम है, 24 घंटे का काम है, उनको तो ज़्यादा पता होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में ये किल्लत है नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये किल्लत नहीं है। इसमें मुझे लगता है कि ये जो है ना वो जानबूझ के भी इस तरह किया जाता है, क्योंकि आप ये देखें ना कि जब आप ये बताएंगे किसी को कि मीटर नहीं है
तो डेफिनेटली अब वो क्या करेगा, वो मीटर लगवाने के लिए सिफारिश ढूंढेगा, सिफारिश कारगर नहीं होगी तो पैसे देगा। तो ये डेफिनेटली एक रिश्वत हासिल करने का, वसूल करने का, शहरियों से पैसे बटोरने का एक और ज़रिया है। क्योंकि लेस्को को अगर आप मोर और लेस कहें तो वो अनफॉर्चुनेटली जिस डिपार्टमेंट के ऊपर लोग बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते जी, जिसकी बात को बिल्कुल सच नहीं मानते, कोई भी उसका जो है वो ऐलान जो है उसके लिए वो उसके ऊपर लोग ट्रस्ट करने को तैयार नहीं होते। अब वो लेस्को है माजरत के साथ, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा बदइत्मादी जिस महकमे के ऊपर है वो लेस्को है। क्योंकि ये तो अब बातें छुपी हुई रह नहीं गई कि लेस्को अपने लाइन लॉसेस की कारकर्दगी बेहतर है, ना आपसे लोड शेडिंग कंट्रोल हो रही है, ना आपसे लोड मैनेजमेंट, लोड शेडिंग भी छोड़ें, इतनी लो फेज बिजली आप ये भी छोड़ दें, मेरी जाती है। आप लोड शेडिंग को छोड़ दें, आप वोल्टेज कम को छोड़ दें, वो तो सब बराबर होते हैं ना, वो सभी फेस कर रहे होते हैं। मुझे ये बताइए कि लेस्को जो है वो आज जो सबसे बड़ा जुल्म कर रहा है अपने सार्फिन के ऊपर, वो ये है कि जो उसके बोनाफाइड सार्फिन है, जो ईमानदारी से पूरा बिल देते हैं, सारे का सारा लाइन लॉसेस का लोड उनके ऊपर है। ओवरचार्जिंग की लाइनमैन से मैं बताता हूँ, लाइनमैन, एसडीओ पूरे करने होते हैं, आप किसी शरीफ आदमी सर, लाइनमैन, एसडीओ, एक्सीएन, ऊपर एससी तक, चीफ इंजीनियर तक, जहाँ तक जाना है आपने, ये जितनी पूरी चेन है माजरत के साथ, इस पूरी चेन की मिली भगत से ये लाइन लॉसेस जो हैं वो एक बोनाफाइड जो आपका है जो सारिफ, उसके ऊपर डाले जाते हैं। और ये होते क्यों हैं लाइन लॉसेस? ये तारों में से बिजली गायब नहीं हो जाती कहीं पे, ये वो लाइन लॉसेस हैं जो आप खुद एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत चोरी करवाते हैं। और वो चोरी करवाता है आपका मीटर रीडर, उसमें शामिल है आपका लाइनमैन, उसमें शामिल है आपका एसडीओ माजरत के साथ शामिल है, एक्सीएन शामिल है, वो नीचे से पूरा एक पैराफर्नेलिया जो उसकी चोरी करवाता है और उसके बाद वो डाल दो। अभी पिछले दिनों ये खबर आ रही थी कि बड़े बड़े अहदों पर आपने जूनियर अफसरान को तैनात किया हुआ है, जो लेस्को चीफ है उनको अपनी सिर्फ मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहिए थी, काम कारकर्दगी आवाम का फ़ायदा कोई नहीं सोचता है। सर ये आप क्या समझते हैं कि सिर्फ ये जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी है वो सिर्फ इसलिए कि वो तनख्वाह लेने के लिए मुद्दत मुलाजमत में तोसी होती है, या जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी करते हैं वो सिर्फ इस वजह से कर देते हैं कि जी आपने जो है ना वो खिदमत खल्क कर रही है, बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं, नेक नामी से कमाई आपने, तो आपको जाना नहीं चाहिए घर। सर इसमें बहुत बड़े बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। अगर आप सिर्फ ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की बात कर लें, लेस्को की, तो इसमें जो है वो मिलियंस नहीं, अब बिलियंस की बात आप करें तो बेहतर होगा, जिसमें जो है ना वो इसकी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है, बिलियंस के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, अरबों रुपए का जो मफादात हैं वो स्टेक पे हैं। लेस्को के आप लाइनमैन जो सबसे जो लो प्रोफाइल में होता है, लाइनमैन से लेके आप एक्सीएन, एसडीओ, ये तमाम लोगों के अगर असासाजात देख लें, इन लोगों का रहन सहन, ये भी बड़ी अच्छी बात है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि लाइनमैन इंडिपेंडेंट सर्वे करवा लें कितनी लेविश जिंदगी गुजार रहा है। और लाइनमैन जो है वो क्या सिर्फ मीटर चेक करके वहां से तस्वीरें उतार के और उस सैलरी के अंदर ये कर रहा है, जो भी लाइनमैन है, पता है ना, यही तो मसला है हमारा, यही तो मसला है। इस सरकार का फेलियर क्या है, वो आपको सिस्टम का फेलियर क्या है? ट्रांसफर किया था 500 लाइनमैन और मीटर रीडर्स को, किस तरह से इनको मुसीबत पड़ गई थी और वो एहतजाज करने पर आ गए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो अपने फिक्स्ड इलाके छोड़कर कहीं और जाएं। कहाँ गई मुंतखब हुकूमत, कहाँ गए मुंतखब हुकूमत के दावे, कहाँ गई इनकी बातें? भाई आप अगर एक निज़ाम, एक सिस्टम, एक डिपार्टमेंट की खुली करप्शन, यानी वो जो किसी लगी लिपटी के बगैर करप्शन हो रही है, जो लूट मार हो रही है, जो लोगों की जेबों पे डाके डालने वाला एक महकमा है, जिसमें कभी मीटर जो है ना वो शॉर्ट करके पैसा कमाया जाता है, कभी ओवर चार्जिंग पे, कहीं ओवर बिलिंग पे, कहीं जो है वो उसको एस्टिमेट बिल डाल देना, और एस्टिमेट बिल जो है वो उसको पूरे इलाके का लाइन लॉसेस, पूरे इलाके का एस्टिमेट डालिएगा। अब यहाँ पर खबर के मुताबिक 3 फेज मीटर्स मौजूद नहीं है, सिंगल मीटर्स जो है, सिंगल फेज मीटर्स, उनकी तादाद भी ना होने के बराबर रह गई, और जिनके जो कोई अगर मीटर जल गया और गलती से इन्होंने तब्दील कर ही दिया है तो उनको पहले औसतन बिल भिजवाए और अब ब्रेकअप के नाम पर हज़ारों रुपए के बिल भिजवा दिए जाए। उसकी वजह क्या है? देखें जी, जब निज़ाम आपको नहीं पूछेगा, सरकार आपको नहीं पूछेगी, हुकूमत आपको नहीं पूछेगी, कोई पूछे, देखे ना आवाम वोट देती है बड़ी आस और उम्मीद के साथ कि जी ये हुकूमत हमारे दुखों का मदावा करेगी, और उस हुकूमत के हालात ये हैं कि उसके जो कारपरदाज हैं जिन्होंने ये काम करना है, जिन्होंने जो अथॉरिटी हैं
वो क्या कर रहे हैं, एक ही चीफ जो है लेस्को चीफ, उसको वो तुसी देते जा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वो उनके काम उनसे ज्यादा कोई और काम नहीं ना कर सकता, वो उनके काम का बंदा है, वो लूट मार करेगा, वो उससे ज्यादा कौन काम कर सकता होगा, बाकियों को भी हिस्सा बकदर जुस्सा जो है वो देगा। तो डेफिनेटली ये जब तक हुकूमत कुछ नहीं करेगी, और कारकर्दगी इनकी ये है कि जरा सी आंधी चलती है जाहिर साहब फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं, जरा सी हवा चलती है आधे शहर की बिजली गुल हो जाती है। कल जो है, कल भी तेज आंधी बारिश से कल शहर में भी बिजली नहीं आ रही थी। ये आप सारा कुछ छोड़ेंगे जी, ये जो है ना वो आपकी क्यों छोड़े जाहिद साहब, हम सफर करते हैं, हम लोड शेडिंग से सफर करते हैं, हम लो फेज मीटर से सफर करते हैं। आप सुन लेना, आप मेरा ख्याल है आप बात मैं आपकी बात बिल्कुल सुन रही हूं और अंडरस्टैंड भी नहीं कर रही। जी बताएं। बिजली नहीं आ रही, लोड शेडिंग है, ये छोड़ दें, इसका मतलब इन पे बात करना छोड़ दें हम। आप सुन लेना, इन्होंने थोड़ी बत्ती पैदा करनी है, वो तो आपकी हुकूमत ने करनी है ना, जो इस कदर नाहल है, जो मिलना उसने वही आगे डिलीवर कर देना। इतनी नाहल है कि उसने तो कभी प्लानिंग की नहीं ना, उसमें तो प्लानिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है ना, वो तो सिर्फ बैठे इस काम के लिए हुए हैं कि सर्कुलर डेट के ऊपर जो है ना उसको बढ़ाएं, उसमें से हिस्सा वसूल करें। लेकिन आगे से उनकी भी करप्शन बहुत शुरू हुई हुई है, जिस तरह से वो लो फेज लाइट दे के अपनी लोड शेडिंग के आवर्स को कम कर रहे हैं, ये इनकी टेक्निकलिटीज हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा जी। आप चीज को पहले इशू को सिर्फ अंडरस्टैंड करें, अगर आप कोशिश करेंगी तो शायद आपको आप कह रहे हैं करप्शन इशू है सबसे बड़ा इशू मुझे समझ आ रही है, और मुझे ये चीज आपका पॉइंट भी वैलिड हो गया, लेकिन आप बाकी चीजों को निगलेक्ट नहीं कर सकते। आप फिर नहीं समझ रहे। अच्छा, आपसे मैं समझती हूँ, जरा मुझे एक ब्रेक लेने दें नाज़न, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, तो समझने की कोशिश करेंगे कि जाहिद साहब कौन सा पॉइंट समझा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। जाहिद साहब, आपका पॉइंट मैं समझने की कोशिश कर रही थी, करप्शन तो मैंने बोल दिया, लेकिन आपको समझाना चाह रहे थे मुझे भी और व्यूअर्स को भी। दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आप बात कर रहे हैं ना, लोड शेडिंग हमारा मसला है, बत्ती पूरी नहीं आती, वोल्टेज कम है, बिल्कुल हमारा मसला है। अच्छा, ये मसाइल जो हैं वो मेरे भी हैं, आपके भी हैं, इरफान के भी हैं, हर शहरी के हैं। लोड शेडिंग सारे फेस कर रहे हैं, कम वोल्टेज सारे फेस कर रहे हैं, ये खंबे गिर जाते हैं, फीडर ट्रिप कर जाते हैं, ग्रिड स्टेशन में पानी दाखिल हो जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी लोग इक्वली फेस करते हैं, ये सब के लिए एक जैसा मसला है, लिहाजा इसको लोग बियर कर लेते हैं। ये आपके जो है ना वो साइकोलॉजी के ऊपर, आपके असाब के ऊपर, नफ्सियात के ऊपर बुरे असरात मुरतब नहीं करता। तबाही और बर्बादी कहाँ हो रही है, जिसको कोई मुंतखब सो कॉल्ड हुक्मरान समझने को तैयार नहीं, वो है करप्शन, खुले बंदों करप्शन, लूट मार, डाका। यानी लेस्को या इस जैसे जितने भी अदारे हैं जो बत्ती प्रोवाइड करते हैं, बिजली की सप्लाई की जितने आपके अदारे हैं, ये जिस किस्म के डाके डाल रहे हैं लोगों की, गरीब आदमी की जेब पे। वो कहता है मेरा एक पंखा चलता है, एक जो है ना वो मेरा बल्ब चलता है, मुझे ये बताएं मुझे इतने हजार का बिल कहाँ से आ गया? बिल्कुल सही कहा, लाइन लॉसेस के नाम पे, ओवर बिलिंग के नाम पे, उस बेचारे को टेम्परिंग करके, पता नहीं क्या कुछ करके। अच्छा, अभी जो इरफान बात कर रहे थे, इसका हल क्या है? अगर कोई ये सो कॉल्ड हुकूमत जो है वो अगर इस काबिल हो, इसमें कोई इतनी कैपेसिटी हो, इतनी जान हो, इतनी करेज हो, या ये दावे जिस तरह करती है उस तरह ये अमल भी करने के काबिल हो खुदारा, तो ये सिर्फ कुछ ना करे, ये लाइनमैन से उठा के तो चीफ इंजीनियर तक के असासे मुख्तलिफ अपने अदारों से मुझे सिर्फ ये बता दें, इनका जरा पता करके ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले पर जो है वो इतना शोर मच गया था कि वो सारे ऑर्डर्स वापस लेने पड़े। कौन असासे चेक कराएगा और अपने नाम पे असासे रखता कौन है? एक बात और, फिर ऐसी आप छोड़ दें, सब पता चल जाएगा। को जो है वो जो हुकूमत ना कहा जाए, इसको कहा जाए कि ये ठेकेदार बैठे हैं, ये सारे ठेकेदार हैं। देखिए ये तो सारे ठेकेदार हैं। अगर ये लोग ये काम नहीं कर सकते कि अपने जो मातहत इदारे हैं, जो महकमे हैं, उनका ऑडिट नहीं कर सकते, उनकी साहब उसके लिए खुद बेहतर होना पड़ता है। हमारी हुकूमत का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है तो नीचे वालों का एहतसाब कौन करेगा जब हुकूमत खुद को एहतसाब के लिए पेश नहीं करती। अगली खबर, करप्शन इख्तियारात से तजावुज, 3 थानेदार फारिग कर दिए गए, 20 को सजाएं दी गई। तो ये एहतसाबी का सिलसिला हम कह सकते हैं कि शुरू हो गया थानों में, या सिर्फ अखबारात की खबरों की हद तक? सिर्फ रूटीन मैटर है। ये इन लोगों को OR करके DIG साहब ने सस्पेंड कर दिया, बर्खास्त कर दिया, और यही DIG साहब इनको अगले आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद इन्हीं लोगों को बहाल किया जाएगा, इन्हीं लोगों को SHO लगाया जाएगा। ये सिर्फ एक वक्ती तौर के ऊपर उनको थोड़ा बहुत अगर डराने की कोशिश की जाती है, और इसमें महकमा कुछ भी नहीं कर सकता। जो करप्ट लोग हैं वो वैसा ही काम कर रहे हैं। अब इनमें से कई SHOs ऐसे हैं जो
करप्शन में उनकी मुलविस होना कैसा था कि वो मुनशियात फरोश, जराइम पेशा अफराद उनसे पैसे ले रहे थे। अच्छा। और इस वजह इस बेस के ऊपर इन लोगों को नौकरी से, मुलाजमत से बरतरफ किया गया। अब बरतरफी इनकी क्या होगी? कुछ अरसे के लिए होगी, इनकी मौतली क्या होगी? कुछ अरसे के लिए होगी। बरतरफी में ये होगा कि ये दोबारा अपील करेंगे, दोबारा केस सुना जाएगा, और यही जो CCPO साहब हैं या DIG साहब ये सिफारिश करेंगे कि इनको दोबारा बहाल कर लिया जाए, और फिर यही लोग दोबारा किसी ना किसी पुलिस स्टेशन के अंदर SHO लगे होंगे, क्योंकि ये तमाम का तमाम सेटअप ही इस तरह का है। यहाँ पे एहतसाब नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ये सिर्फ वक्ती तौर पे होता है। आपने एप्लीकेशन दे दी, उसके ऊपर अब एक्शन भी कोई लेना है दरख्वास्त के ऊपर, उसके ऊपर फौरी इंक्वायरी होगी, साबित होगा कि हाँ ये मुलविस है उसमें, उस जो कंप्लेनेंट है उसको दिखाने के लिए ये कर दिया जाएगा कि आप लोगों को अपेरेंटली जो है वो कोई डिसीजन दिए जाते हैं और उसके बाद वो रिवर्स भी हो जाते हैं। ज़ाहिर साहब, आप करप्शन की बात कर रहे थे लेस्को में, उसके बाद आप पुलिस आप डिपार्टमेंट की बात कर लें, आप हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कर लें, आप किसी भी डिपार्टमेंट की बात कर लें, करप्शन सरे फहरिस्त है। लेकिन चूंकि हम अब ये भी सोच कर बैठ गए हैं कि एहतसाब नहीं होता है, सो कॉल्ड डिसीजंस ले लिए जाते हैं और उसके बाद वो रिवर्स भी हो जाते हैं, तो फिर इंसाफ की उम्मीद कहाँ रखें? मैंने तो आपसे पहले अर्ज़ की कि ये देखें मुंतखब हुकूमत किस काम के लिए होती है और इसको क्यों मुंतखब किया जाता है, और अवाम इतनी उम्मीदों और इतने जो है वो आस के साथ, इतने जो है वो एक जिसे कहते हैं ना कि अपने मुस्तकबिल रोशन करने के लिए इतनी मेहनत तगोदो के साथ क्यों मुंतखब करती है एक शख्स को अपने हलके से, और फिर वो शख्स जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है अगर वो मेजॉरिटी में आते हैं तो वो एक जमात फिर मुंतखब होकर ज़्यादा मेम्बरान के साथ गवर्नमेंट फॉर्म करती है। उसका मकसद ही ये होता है कि वो डायरेक्टली बराह रास्त अवामी उमंगों के मुताबिक उनके मसाइल, उनकी जो है वो ज़रूरियात, उनकी जो है वो सारी नीड्स को पूरा करने के लिए उस एंगल से चीज़ों को ठीक करेगी। ठीक है कि अवाम का जो कलेक्टिव विजडम उनको मिला, अवाम ने विजडम का मुजाहरा किया कि उनको इलेक्ट कर दिया, एक उनके ऊपर जो है वो एतमाद का इजहार किया, तो अब वो उस एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाएंगे, आके तो ये करेंगे। हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, सिवाय पाकिस्तान। नहीं, हर जगह ऐसा होता है। सर आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जहाँ जहाँ डेमोक्रेसीज हैं, जो एडवांस वर्ल्ड है जितनी भी, वहाँ कितना राइट है एक वोटर का, और वो कितना उसको जो है वो इस्तेमाल करता है, और वहाँ पे पार्टी जो है वो किस हद तक जो मुंतखब होती है हुकूमत, वो कितना इस चीज़ को सीरियस लेती है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोग तो बेचारे बड़ी उम्मीद के साथ, आस के साथ वोट देते हैं, लेकिन बदकिस्मती की हमारी जब हुकूमत मुंतखब हो जाती है तो वो उस करप्ट निज़ाम के साथ पहले से तैयार होती है कि जी हमने जाके ना इनके साथ मिल जाना है, क्योंकि ये बहुत खा रहे हैं, और हमने जो है ना वहाँ पे जाके अपनी हिस्सा जो है ना वो वसूल करना है करप्शन में, बदकिस्मती के साथ। और यही हमारा सबसे बड़ा मतलब फिर अच्छे की उम्मीद ना रखें, क्योंकि ऊपर से नीचे तक डेफिनेटली अभी तक तो आपका निज़ाम अच्छाई की तरफ नहीं आया, ना आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, ना आपके यहाँ किसी बेहतरी की अभी तक कोई गुंजाइश या उसकी कोई जो है ना वो क्या उसको कहते हैं कि उसकी कोई अभी तक कोई ऐसी वाइब्स आनी शुरू हुई है कि जी आपके यहाँ कोई अच्छाई हो रही है। अभी तक तो अच्छाई दूर दूर तक नजर नहीं। हुकूमत बड़ी एक्सपर्ट नजर आती है, वो है प्राइवेटाइजेशन। मुख्तलिफ चीज़ों को ठेके पे दे दिया, जैसे एजुकेशन में स्कूलों को ठेके पर दे दिया, हेल्थ में हस्पतालों की मैनेजमेंट को जो है वो देही इलाकों में ठेके पे दे दिया, अब रायवन हस्पताल को भी ठेके पे देने का फैसला किया है। तो क्या हाथ खड़े करना और अपनी नाअहली तस्लीम करना हुकूमत के लिए बड़ा आसान है? आसान की बात नहीं है जी, ये फिर वहीं आ जाता ना, क्योंकि डायरेक्शनलेस गवर्नमेंट है। डायरेक्शनलेस मीन्स के जब आप इलेक्शन लड़ रहे होते हैं तो जो आपका मंशूर होता है वो जाली होता है, वो जो है ना वो वायबल नहीं होता, और आप उस मंशूर का ऐलान करके या ऐसे नारे नूरे लगा के ना तो आप क्लेम कर रहे होते हैं हम सेहत में ये कर देंगे, हेल्थ में ये, एजुकेशन में ये कर देंगे, फलां शुबे में ये कर देंगे, बत्ती हम पूरी कर देंगे। तो इन दावों और जो है ना वो ऐलानात के ज़रिए आप आवाम को बेवकूफ़ बना के या उनको जो है वो ट्रैप करके उनको थोड़ा हिप्नोटाइज करके आप उनसे वोट एक दफ़ा चोरी करके उनके जेबों से, अच्छा ये भी मैं समझता हूँ कि लोग इनको वोट देते नहीं है, ये चोरी हो जाता है हमारा वोट जो है ना वोटर का बेचारे का। वो तो चोरी दोनों तरफ से बहस चल रही ना, वो अपोजिशन का ये स्टांस है, हुकूमत कहती है हमने मैंडेट लिया है। हम अपोजिशन गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। देखिए जो पार्टी आज हुक्मरान है वो कल हुक्मरान नहीं थी, परसों नहीं थी।
हम इसकी बात नहीं कर रहे कि जो गवर्नमेंट आज है ये बड़ी जनाब बुरी है और इससे पहले वाली अच्छी थी, या और ये भी मैं आपको बता दूं, या ये गवर्नमेंट बड़ी बुरी है तो आइंदा जो मुंतखब हुकूमत होगी वो जनाब दूध की नहरें बहाएगी। यही प्रॉब्लम है। ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है सर? ये जो अभी आपने हॉस्पिटल वाली बात की है, मुझे ये बताएं 34 करोड़ रुपया लगाया इस हॉस्पिटल के ऊपर रायवेंड में पिछले कई सालों से, कोई 10, 12, 15 साल से तो मैं सुन रहा हूँ। वहाँ के लोगों का मुतालबा था कि यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है और हमें जो है वो बहुत ट्रेवल करना पड़ता है, लाहौर जाके इलाज करवाना पड़ता है। वहाँ से जना हॉस्पिटल मिनिमम जो फासला है वो आप देखें कि वो तकरीबन 40 किलोमीटर बनता है। सही। ये बहुत बड़ा जुल्म था वहाँ पे हॉस्पिटल ना होना। 34 करोड़ लगा दिया, लेकिन अब खुद से काम हैंडल नहीं किया जा रहा। अब बना दिया, बनाने के बाद अब चूंकि डायरेक्शन लेस है ना, विजन है कोई नहीं, सोच है कोई नहीं, तो फिर ऐसी चीजें सामने आती हैं। उठा के जो ठेके पे दे दें। अब ठेके पे किसको देना है? वो आ रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, बाद एनजीओ। अब इसका मतलब ये है कि वो बेचारे जो 10-12 साल से अस्पताल को तरस रहे थे, कौमी खजाने नहीं, कौमी खजाने से उसी अवाम के पैसे से अस्पताल तो बन गया लेकिन उनको मुफ्त अद्वियात और उस तरह से नहीं मिलेगी क्योंकि ठेके पे दे रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान किसी और की कमाई का जरिया बना। मुझे तो ये लगता है एक दिन ऐसा ना आ जाए, खुदा ना खास्ता कि पाकिस्तान को ठेके पे दे दें। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक और जाहिद चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी, और आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। मेरा शहर लाहौर में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आमिर रज़ा खान। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, क्या हाल चाल है? और आज हम बात करेंगे जेलानी पार्क पर। आमिर भाई, जेलानी पार्क का नाम जेलानी पार्क कब रखा गया और इसकी कब बनाया गया? ये तो नाम तो इसका उस वक्त रखा गया जब पहली दफ़ा वज़ीर आला पंजाब बने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और इससे पहले ये रेस कोर्स पार्क था। और रेस कोर्स पार्क होने से पहले ये सिर्फ रेस कोर्स था। और क्योंकि अब तो उम्र के हिस्से में कि हम बता भी देते हैं कि जब रेस कोर्स था तब भी हमने इसको देखा हुआ था। उसके बाद जब इसको पार्क बनाया गया, रेस कोर्स यहाँ से ख़त्म करके कोट लखपत में शिफ्ट किया गया, पर उसकी जगह पर पार्क बना दिया गया। और यहाँ पे आना पोलो देखने के लिए होता था हमारा, क्योंकि यहाँ पोलो की 2 ग्राउंड कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर, ऐबक ग्राउंड्स के, ऐबक 1 और ऐबक 2 के नाम पर मौजूद हैं। और ये लाहौर की उस वक्त की वाहद पोलो ग्राउंड्स हुआ करती थी, तो वो देखने के लिए हम आया करते थे। पार्क क्या है, मैं तो इसको कहता हूँ कि लाहौर के 2 लंग्स हैं, 2 फेफड़े हैं। एक यही जिसको जिलानी पार्क अब कहा जाता है, रेस कोर्स पार्क पहले इसका नाम था, और दूसरा बाग़ जना। और बिल्कुल शाहराह तजारत जो है, वान सनत और तजारत जो है, वो इसकी आर्टरी जैसे हमारे इंसानी जिस्म बनी होती है, तो वैसे ही लगता है। अगर इसको ऊपर से देखें तो ये दोनों फेफड़े हैं जो कि ऑक्सीजन मुहैया कर रहे हैं पूरे लाहौर को। इतने दरख्त हैं, इतनी शादाबी, और मुझे इससे इसलिए भी ज़्यादा, इसके कंपैरिजन में जिलानी पार्क में, वो बाग़ जना में ज़्यादा घने दरख्त, कीमती दरख्त वहाँ पे हैं। घने भी शायद कीमती ज़्यादा है। कीमती दरख्त जितना पुराना होता जाता है उतना कीमती होता जाता है। ये पार्क क्योंकि बाद में डेवलप किया गया, और बाद में जो आने वाले थे उनकी नज़र में वैसे दरख्त जो बहुत बड़े साइज़ के दरख्त हैं, बहुत पुराने हो जाते हैं, वो उनकी नज़र में कीमती नहीं थे। तो उन्होंने यहाँ पर ऐसे दरख्त लगाए जो कि सदाबहार भी थे, हमेशा सब्ज़ रहते हैं, पत्ते भी कम गिराते हैं। तो वैसे दरख्त इस वक्त इस पर मौजूद हैं। और मुझे इससे लगाव इसलिए है कि इसका ट्रैक जो है, जॉगिंग ट्रैक, वो पूरे लाहौर में उसका कोई मिसाल। और सबसे लंबा ट्रैक है, आप तो 3 किलोमीटर। हाँ बिल्कुल, मैं भी जाता हूँ, आजकल तो नहीं, रमज़ान की वजह से नहीं जाते, लेकिन अब ये है कि 3 किलोमीटर का ट्रैक है, आप भी जाती हैं। और जितना स्मूथ ये ट्रैक है, मैंने बाग़ जना में भी किया है, माल्टन पार्क में भी कहीं और उस तरह से मज़ा नहीं आता है जितना क्योंकि बाग़ जना में भी टूट के वो ट्रैक है, बीच में रोड भी आ जाती है, फिर कंटिन्यूटी रहती है। यहाँ पर एक पूरा कंटिन्यूअस, और पीएच वाले मेहनत भी बहुत करते हैं, बिल्कुल सही, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो पार्क है ये एक लाहौर की पहचान बनता जा रहा है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि इसमें बच्चों का सेक्शन ज़रा सा बड़ा करते हैं अब, और इसमें जगह भी मौजूद है, तो बच्चों के लिए कुछ अट्रैक्शन करें ताकि हम बच्चों को भी ले। हालांकि लेक भी है यहाँ पर, आर्टिफिशियल हिल भी बनाई हुई है आपने, सो सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन बच्चों की चीज़ें जो है बच्चों के झूले वगैरह कम है, उसको लगा दें। वैसे तो यहाँ पे जिम भी है, औरतों के लिए अलग है, मर्दों के लिए अलग है। तो ये बहुत अट्रैक्शन है लाहौर के रहने वालों के लिए कि वो जिलानी पार्क में हो, तो इसलिए यहाँ पे रश होता है। सुबह के औकात में जब हम जाते हैं नमाज के बाद, तो एक अजीब सा समा है
और यहाँ आके जो आपको सुकून मिलता है और जिस तरह से आप वॉक करते हैं, मैं समझता हूँ कि ये किसी और पार्क में नहीं मिलता। आमिर भाई टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया, किसी और दिन दोबारा इस टॉपिक को रखेंगे और कंपैरिजन करेंगे लाहौर के डिफरेंट बागों का, ये भी एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हेडलाइंस जानिएगा और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में डिप्टी कमिश्नर PRA यानी कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मौजूद हैं, अमान अनवर कुदवाई साहब। उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमान साहब, क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं? आजकल तो जी हमारा फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ है और हम अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और होपफुली वी विल अचीव आवर टारगेट। अच्छा, PRA ने बड़ा पिछले कुछ अरसे में जो है वो बड़ा उभर कर काम किया है और उनके जो टारगेट्स थे उनको अचीव भी करने की कोशिश की है, अप्रिसिएशंस भी मिल रही हैं। और जब जैसा कि मतलब मुख्तलिफ सर्विसेज पर जब आपने टैक्सेस वसूल करना शुरू किया तो आवाम को ये रियलाइज़ हुआ कि अच्छा हम टैक्स देते हैं, ये आगे नहीं जाता। सो एक अवेयरनेस भी फैली कि अब वो एक्टिव हो गए हैं और हमारा टैक्स जो है वो सही जगह पर पहुँच रहा है। जी बिल्कुल, ये एक अच्छी काविश है गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से टूवर्ड्स टैक्स अवेयरनेस, टैक्स कलेक्शन। और ये सारी चीज़ें वो हैं जो आवाम के अंदर ये आगाही पैदा करती हैं कि ये जो टैक्स ये पे कर रहे हैं इसकी अकाउंटेबिलिटी भी उन्होंने मांग दी है। सो इट्स इन द लार्जर पर्सपेक्टिव इट विल हेल्प अस आउट in the form of society, in the form of state and grooming in the form of political arena। इन तमाम जो है इन जहतों में हमारी इससे ग्रोथ होगी। कॉन्सेप्ट ये था कि 18th अमेंडमेंट के बाद क्योंकि सर्विसेज, सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज ट्रांसफ़र हुए हैं स्टेट्स को, प्रोविंसेस को, तो अब प्रोविंस कलेक्ट कर रही हैं बजाय इसके कि FBR कलेक्ट करता था। तो एक नया इदारा था, इसकी एक नई तरीके से इसकी जो है वो तामीर नौ की गई थी। इसके अंदर अफसरान की तादाद भी अभी कम है और एक कॉर्पोरेट कल्चर टाइप एनवायरनमेंट में हम रहते हैं। आई मीन कि जो एक सरकारी एक नॉर्मल एक होता है एनवायरनमेंट होता है उससे हट के हैं। यहाँ पे अफसरान की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे जो है हमारे निचला तबके की तादाद, जो हमारे निचले अफसरान होते हैं या लोअर स्टाफ होता है, उसकी तादाद भी बहुत ज़्यादा नहीं है। चुनाचा एक ऐसी इन्वायरमेंट में हम काम कर रहे हैं कि जहाँ पे रूम ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है, स्कोप ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। और लेकिन वी आर मच फोकस्ड और हमारी परफॉर्मेंसेस जो रही हैं इतने अरसे में उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वी आर गोइंग फार वेल देन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही। सो अभी जो नया माली साल शुरू होगा उसमें जो हदफ है वो भी बढ़ा दिया गया है। जी बिल्कुल। सो आपको लगता है कि वो अचीव करना आसान रहेगा विद लिमिटेड रिसोर्सेज? जी बिल्कुल। लिमिटेड रिसोर्सेज की जहाँ तक बात है उसमें हमें यही एश्योरेंसेस दी गई हैं गवर्नमेंट की जानिब से कि हमारी ये तमाम जो लिमिटेशंस हैं इनको रिमूव किया जाएगा, इनको ख़त्म किया जाएगा और हमारी परफॉर्मेंसेस को देखते बढ़ाया जाएगा। लेकिन ये ना भी हो तब भी हम जिस तरह हम पहले टारगेट्स अचीव करते रहे हैं उस तरह कोशिश यही होगी कि इस दफ़ा भी हम अपने टारगेट को अचीव करें। और इस सिलसिले में एक बात की आ गई और इस बात की समझ बड़ी ज़रूरी है कि तमाम जो बाकी टैक्स कलेक्टिंग एजेंसीज़ हैं वो बहुत कम ही होता है कि अपनी टारगेट्स अचीव करें। FBR के अंदर भी एक टारगेट सेट किया जाता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम विद ओवर द ईयर इट इज़ रिवाइज्ड। उसको बढ़ा के पहले एग्जैजरेटेड रखा जाता है और फिर उसे कम किया जाता है। लेकिन हमारे केस में ऐसा कभी भी नहीं हुआ और क्योंकि नया भी इदारा है, कोई ज़्यादा इतनी हिस्ट्री भी नहीं है इसकी, लेकिन अभी तक हमने जितना भी टारगेट हमें दिया गया है उसको इतना रिवाइज नहीं किया गया। सही। और जितना हमें रखा गया है उसको हमने अचीव किया है। बिल्कुल सही। तो होपफुली वी विल अचीव। बिल्कुल बिल्कुल। टैक्स अवेयरनेस की अगर हम बात करें, टारगेट अचीव करना तो आपकी अपनी कैपेबिलिटी होती है, आपकी अपनी कैपेसिटी होती है कि आप जितना उसमें गुड़ डालोगे वो उतना मीठा होता जाएगा, मतलब जितनी मेहनत करोगे उतना आपको अचीव हो जाएगा। लेकिन जो लोगों के अंदर टैक्स अवेयरनेस होनी चाहिए उसके लिए क्या काम होने चाहिए एज एन जनरल बात करें? Exactly, it's a good question. Basically, it's the first time in the history of Pakistan that the province of Punjab celebrated Tax Day on 10th of April। और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और CM पंजाब ने ये डायरेक्शंस दी हैं कि हर साल हम जो है टैक्स डे को 10th अप्रैल को सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, इस सिलसिले में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है या एक बात समझने की है कि बाकी तमाम ममालिक में टैक्स डे समझा जाता है वो लास्ट डे जिसमें आपने अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है और एक बहुत थ्रेटनिंग सॉर्ट ऑफ डे होता है। लेकिन हमने इसको अभी सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान, सॉफ्ट इमेज ऑफ टैक्स कल्चर हम दे रहे हैं और इसमें हमने वो डे एंड आई रिमेंबर उस पर भी मैंने एक प्रोग्राम किया था, हमने बात की थी बाकायदा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें हम यही चाह रहे हैं कि आवाम में ज़्यादा से अवेयरनेस हो। इसके अलावा भी हमारे आप लोग भी कवरेज इसके करती हैं, बाकी मीडिया भी कवरेज करता है। हम इसको जो है कई अवेयरनेस प्रोग्राम्स हमारे होते रहते हैं मुख्तलिफ, ये ओवर द ईयर्स हमने प्लान किए हुए हैं। चैम्बर के साथ हमारी मीटिंग रिपीटेडली रहती है, कोई नई सर्विस आती है तो उसमें हम उनका फीडबैक लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें वो हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इस हवाले से लोगों में टैक्स कल्चर की अवेयरनेस को पैदा कर रही हैं। और इन द एंड वही बात कि जब जितनी ज़्यादा लोग इसमें अवेयर होंगे
उतना वो इस काबिल होंगे कि वो अवाम हुक्मरानों से और हमसे पूछ सकें जी कि आपकी जो हमारी वेयर आर मनी गोइंग। बिल्कुल सही, ये सारी क्योंकि आपको अगर वो ट्रैक आउट आती हुई नजर आए तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा अगर हम दे रहे हैं तो इसका ये फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ जो आपने कस्टमर्स को इन्वॉल्व करना शुरू किया, फॉर एग्जांपल जैसे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के हवाले से जो इनवॉइस की एक स्कीम चलाई गई थी कि आप अपनी इनवॉइस संभाल के रखें और फिर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दिस वाज अ गुड आइडिया। सो क्या वो उसको कंटिन्यू रखा जाएगा कि आवाम खुद इन्वॉल्व हो और वो देखे कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो जिस जगह पर दे रहे हैं वहाँ से आगे जा रहा है या नहीं जा रहा, और फिर उनको भी इंसेंटिव मिल रहा है डिफरेंट गिफ्ट्स की सूरत में। बिल्कुल। अच्छा, ये वो कॉन्सेप्ट था बेसिकली इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम हमने इसका नाम दिया है, और अभी सिर्फ रेस्टोरेंट्स में है तो रेस्टोरेंट्स इनवॉइस मॉनिटरिंग सिस्टम रिम्स इसका नाम है, और ये रियल टाइम सर्वेलेंस के लिए है, रियल टाइम मॉनिटरिंग के ऊपर के लिए था। इसको हम मज़ीद इन्हांस कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर्स के ऊपर हम इसको करना चाहते हैं, और इसका जो है स्कोप हम वसी करेंगे, और इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि आवाम के साथ उनकी पार्टिसिपेशन, फीडबैक मॉडल, इसको इन्हांस किया जाए, और इसी की बेस के ऊपर जो है हम आवाम के थ्रू, पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू एक सर्वेलेंस कायम हो कि इसमें हमारी टैक्स कलेक्टिंग एजेंसीज़ की जो सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ हैं उसमें आवाम एंड पब्लिक कितना इन्वॉल्व हो रही है। हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे और हम बात कर रहे हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और टैक्स कलेक्शन की और किस तरह से लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाती है। अमान साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि लोगों को किस तरह इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वो खुद इस चीज़ का हिस्सा बने और उन्हें रियलाइज़ हो कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और उनको पता भी लगे कि उनका टैक्स कहाँ जा रहा है। लेकिन सर्विसेज पर टैक्स लेना ये एक डिफरेंट और डिफ़िकल्ट टास्क लगता है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो क्या ये उतना ही मुश्किल है जितना लगता है? जी बिल्कुल, टैक्सेशन जो है, टैक्स कलेक्शन इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब, और कोई भी बासानी जो है वो टैक्स पे करने को तैयार नहीं होता। लेकिन ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि अब कॉर्पोरेट सेक्टर इसका यूज़ टू हो चुका है इन सारी चीज़ों से, और कॉर्पोरेट सेक्टर खुद टैक्स कंप्लाइंट होता है, तो वो सेक्टर्स तो बासानी हमारे टैक्स नेट में आ जाते हैं और वो दे आर रेडी टू पे। भी अनरेगुलेटेड सेक्टर है, और वो सेक्टर जो अभी प्रॉस्पर कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, पाकिस्तान की इकॉनमी जिस तरह बढ़ रही है और इंडस्ट्री जिस तरह बढ़ रही है, उसमें जिस तरह ग्रोथ आ रही है, तो वो लोग इतने रेगुलेटेड नहीं हैं, और उनकी पेमेंट जो है वही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, उनको टैक्स नेट पे लाना, जिसकी टैक्स फ्रॉडिंग की हम कैंपेन्स मुख्तलिफ चलाते रहते हैं, उसको कोशिश करते रहते हैं, और होपफुली दे विल कंप्लाई। बिल्कुल सही। अच्छा, डिफरेंट इंटरनेट जो ब्राउज़र्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गूगल हो गया या इस तरह के सर्च इंजन्स हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं, उनको नोटिसेस भिजवाए गए थे, उसका जवाब क्या है, क्या रिजल्ट निकला? बेसिकली पहले मैं आपको बता दूं कि उसने हमने क्यों भिजवाए थे। बेसिकली एडवर्टाइजमेंट ऑन इंटरनेट जो है ये PRA की डोमेन में फॉल करती है। ये सर्विस जो है हमारे इसमें आती है PSTSA 2012 के अंदर, और ये सर्विस इंक्लूड की गई है। और ये जितनी एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं, फेसबुक जो है वो एक खुद एक न्यू फिनोमेना व्हिच हैज़ चेंज्ड द मीनिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इन द रियल सेंस, और उसके अंदर आप एक अपनी पोस्ट या अपनी पेज को बूस्ट करते हैं, वो भी आपके ख्यालात की इन्हांसमेंट और एडवर्टाइजमेंट में इजाफे का बाइस बनता है। इसके साथ साथ जो गूगल है और दूसरे सर्च इंजन्स हैं, ये कंट्रोल करते हैं एडवर्टाइजमेंट्स को ऑन वेबसाइट्स, और अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो ये आपसे कांटेक्ट करते हैं और अपनी मर्जी से ये एड्स चलाते हैं। चुनाचा दिस फॉल्स इनटू आवर परव्यू। इनको हमने किए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक अमेरिका भिजवाया था, यहाँ पे इनके कोई दफातर भी नहीं होते, तो उसके बाद इन्होंने कुछ ने हमारे साथ रब्ता किया है। आई डोंट वांट टू टेल द रियल डिटेल्स नहीं बता सकता अभी, लेकिन ये है कि कुछ ने हमें, और दे आर कंप्लाइंट, कॉर्पोरेट सेक्टर है और ये दुनिया के वन ऑफ द बिग कॉर्पोरेट्स, तो ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैक्स कंप्लाइंट है और उन्हें श्योर किया है कि दे विल कंप्लाई। सही, यानी कि उनकी तरफ से कॉर्पोरेट जो है वो किया जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है टैक्स वसूली में? मतलब मुश्किल तो है लोगों से पैसे लेना, और लोगों ने पैसे दिए हो तो उनसे पैसे वसूल करना, कि ये PRA की एग्जैक्टली ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो हमारा किसी भी मुल्क में जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो इस अमर माने आता है टैक्स कलेक्शन के अंदर, वो तबका है जो इस लॉ को हमारे डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करके और अपनी तरह इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, और फिर उसको थर्ड पार्टी की में या किसी कहीं पे जाके चैलेंज करता है, कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाता है या किसी आर्बिट्रेटर के पास लेके जाता है, और वहाँ पे क्या कहते हैं, अनड्यू डिले जब होता है तो वो एक चीज़ जो है काफ़ी हमें हर्ट करती है। लेकिन अब क्योंकि कल्चर इस तरह फ़रोग पा रहा है कि अब उम्मीद ये की जा सकती है
कि हमारी अथॉरिटीज़ और ये लॉ लीगल एडवाइज़र्स तमाम लोग ये ख़ुद से दे विल बिहेव, दे विल रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्सिबली और हमारे साथ ही टैक्स कलेक्शन करवाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये मुश्किल भी होता है, बट ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस आती रहती है वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती रहती हैं। अभी जो नया बजट आया उसमें नई बहुत सी सर्विसेज को शामिल किया गया। जी बिल्कुल, बहुत सी सर्विसेज कहना तो खैर कुछ ज़्यादती होगी, सिर्फ 3 सर्विसेज हमने ऐड की हैं लेकिन वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है कि उनमें 3 ऐड हो जाएंगी। आई थिंक ये जी बिल्कुल 50s के करीब हैं, 59 है, 59 और है, अब 62 हो जाएंगी। लेकिन बिल्कुल सही पहुंची, 59 है और 62 हो जाएंगी। लेकिन उसमें पॉइंट ये है कि वो हमारी तीनों सर्विसेज जो हैं वो इन्हांसमेंट हैं पिछले कुछ सर्विसेज की। बेसिकली 2 हमारी सर्विसेज पैकेजिंग एंड सप्लाई एंड कोल्ड स्टोरेज एंड स्टोरेज वेयर हाउसिंग, ये वो है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का हिस्सा थी और ये हमारे पर्व्यू से पहले बाहर थी। इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि पर्व्यू में अब आ जाएं और ये जो लोग यहाँ से इवेट कर रहे थे टैक्सेशन उसको हम रोक सकें। और एक हमने प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी को भी इस दफ़ा इंक्लूड किया है जो पिछली दफ़ा ब्यूटी पार्लर्स के डोमेन्स में नहीं आती थी, वो ऐड किया गया। लेकिन इसमें एग्जाम्पशन दी गई है एसिड बर्नर्स और जो इस तरह की जो पेशेंट्स होते हैं जो कि इसका नतीजा होते हैं किसी भी वायलेंस का, उनको हमने एग्जाम्पशन दी। बिल्कुल सही। अच्छा अमान साहब, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में मुश्किल होता है ख़वातीन का ये कहना कि वो टैक्स कलेक्शन में या नोटिस देने में या लोगों को ये बावर कराने में कि यू ओ अस द मनी, जो आपने टैक्सेस वसूल किए हैं अपने कस्टमर से, ख़वातीन काफ़ी मुतहरिक नज़र आती हैं। और मैं अगर ये कहूँ कि मेल अफसरान से ज़्यादा मुतहरिक नज़र आती हैं तो वो कम नहीं होगा। मुतहरिक एज एन कि बहुत एक्टिव, और इसकी क्या रीज़न है? मतलब आप देखिए 52% आबादी हमारी ख़वातीन की है और ओवरऑल देखा जाए तो हमारी जो एक मीडिया बायस कह लें या एक सोसाइटी बायस कह रहे हैं, वो एक ऑप्रेस क्लास को इसको एनलाइटन करने में और इसको एम्पावर करने की तरफ हमारा कुछ ज़्यादा बायस है। इसलिए मैं समझता हूँ कि you're okay with that? You're okay with that? Yeah, I'm okay. Thank you so much for appreciating. I think ये बड़ा मुश्किल होता है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, और फिर लेकिन ये एक अच्छी चीज़ है और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोगों की थिंकिंग जो है उसको तब्दील कर रही है। लेकिन 1920s में अमेरिका में राइट दिए गए, राइट टू वोट, और अब ये ज़माना आ गया है आफ्टर ऑलमोस्ट 100 years कि अब वहाँ पे एक प्रेसिडेंट भी एक अमेरिकन एक लेडी इलेक्ट होने जा रही हैं जो कि नॉमिनेट तो हो रही हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जिनको आपको एक्सेप्ट करना ही करना होता है, और जितनी जल्दी फास्ट पेस ऑफ डेवलपमेंट हो रही है उसको जितनी जल्दी एक्सेप्टेंस आएगी उतनी जल्दी जो है वो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, इन दी एंड आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह वो मेक श्योर करें कि अपनी जो भी चीज़ें वो ख़रीद रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्टली वो टैक्सेस तो पे कर ही रहे हैं, लेकिन वो किस तरह सही मीडियम तक पहुँचे, कोई एक मैसेज जो आप उनको देना चाहें? बस उसमें यही है कि हमारी तो जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज ऑन सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज हैं, उसका परव्यू इतना वसी है कि उसमें बासानी आप इंश्योर कर सकते हैं कि देखें कि वो हमारा टैक्स जो है नेशनल एक्सचेकर में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा। हमारा तमाम सिस्टम ऑनलाइन है, हमारी रजिस्ट्रेशन से लेके टैक्स कलेक्शन से लेके कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पे हमारे ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हों, और हमारा कॉन्सेप्ट ही यही है कि वी नीड करप्शन फ्री एनवायरनमेंट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। सो ये एक हमारा एक पॉजिटिव स्टेप है। द citizen, the society should come forward and support the government in collecting taxes because it is the money which will be spent on them. So जितने भी हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए, हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गए, सारे आवाम के पैसों से ही, और जिस तरह आप जमा कराएंगे उतने ही आप विजिलेंटली इस बात को इंश्योर करेंगे कि आपके पैसे जो हैं वो सही जगह लगे। सो इट्स सोशल रिस्पांसिबिलिटी वी शुड ऑल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि इन दी एंड वो सारे मिलकर जो है वो आपकी वेलफेयर के लिए, मतलब आवाम की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं। वेल, थैंक यू सो मच अमान साहब फॉर कमिंग, एंड आई थिंक बहुत अवेयरनेस लोगों में आनी चाहिए इस हवाले से, और इस चीज़ का पता होना चाहिए कि वो जो पैसा जमा करा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, ताकि ये जब एक श्योरिटी आएगी, अवेयरनेस आएगी, खुद ब खुद सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। जितनी वाइब्रेंट हमारी यूथ है और आवाम है आजकल, जिस तरह सोशल मीडिया और ओवरऑल मीडिया में इंफॉर्मेशन गैदरिंग और वो है ब्रॉडनिंग है, उसमें ये कॉन्सेप्ट बड़ा यानी कि आवाम में ज़्यादा अवेयरनेस है आजकल, और ये यूथ, ये जनरेशन हमारी पिछली जनरेशन से ज़्यादा वेल अवेयर है। बिल्कुल सो जिस तरह ये लोग हमारे साथ ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे, दे विल बी मोर। बिल्कुल सही, आवाम का कोऑपरेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वेल, थैंक यू सो मच, ये आपका क्रक्स था जो मैंने निकाला। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, इसी के साथ हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे और सबसे पहले सेगमेंट शामिल करेंगे आज के भाव।
आज के भाव में हम बात करेंगे। तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद है। तौसीफ, बताइएगा ओपन मार्केट में सब्जियां और फल किस कीमत पर मिल रहे हैं? इस वक्त रेलवे वर्कशॉप की सब्जी मार्केट में मौजूद हैं। बात करें कीमतों की, सब्जियों की, तो उनको तो आग लगी हुई है। कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। रमज़ानुल मुबारक भी चल रहा है। हम देखते हैं जब भी रमज़ानुल मुबारक आता है तो मुनाफा गौर सरगर्म हो जाते हैं। तीसरा अशरा सासा चल रहा है। रमज़ानुल मुबारक भी अपने अख्तामी मरहले की तरफ गामजन है। अगर हम बात करें रेड लिस्ट की जानिब नज़र दौड़ाएं सब्जियों की, तो उसमें जो आलू है वो जो है 32 रुपये मिल रहा है। कच्चा छिलका जो आलू शुगर फ्री है वो 25 रुपये मिल रहा है। जो कि प्याज है वो 23 रुपये मिल रहा है। हमने 2 दिन पहले देखा था यही कीमतें जा रही थी, इनमें कोई कमी अभी तक नीचे देखने में नहीं आई। टमाटर 39 रुपये मिल रहा है। लहसुन देसी जो है 141 रुपये, लहसुन चाइना 162 रुपये, जबकि अदरक चाइना जो है वो 79 जो है वो मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम खीरा फार्मी की बात करें तो 26 रुपये, खीरा देसी की बात करें तो 33 रुपये। इससे पहले 2 दिन पहले खीरा जो देसी था वो 30 रुपये मिल रहा था, लेकिन अब 33 रुपये तक पहुंच गया है। करेलों की बात करें तो 30 रुपये मिल रहे हैं। पालक की बात करें, क्योंकि रमज़ान मुबारक में पकौड़े बनाते हैं लोग, तो पालक का भी इस्तेमाल करते हैं पकौड़ों के अंदर, तो वो 30 रुपये जो है वो मिल रही है। 40 रुपये मिल रही है पालक। आम दिनों में यही पालक का रेट जो है वो 20 रुपये 25 रुपये होता है, लेकिन रमज़ान मुबारक में लोगों की ज़रूरियात को देखते हुए, क्योंकि ज़रूरियात बढ़ जाती है पालक के हवाले से, तो उनकी रेट भी बढ़ गए हैं। लीमू की बात करें, लीमू भी कसरत से इस्तेमाल होते हैं रमज़ान मुबारक के अंदर। जो देसी अव्वल हैं वो 110 रुपये मिल रहे हैं, जबकि दोइम जो हैं वो 74 रुपये मिल रहे हैं। यानी कि जिनकी क्वालिटी नहीं है वो भी 74 रुपये तक मिल रहे हैं। इसके साथ साथ बात करें बंद गोभी की 40 रुपये, फूल गोभी 58 रुपये, सब्ज़ मिर्च 42 रुपये, शिमला मिर्च जो है वो 53 रुपये मिल रही है। इससे पहले इसका रेट जो है 51 से 52 रुपये 2 दिन पहले मिल रहा था, आज उसका रेट भी बढ़ गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें गाजर चाइना की तो वो 38 रुपये मिल रही है। और इसी के साथ साथ ये तो सब्जियों के रेट थे, जो कि लोग इससे भी नाला नज़र आते हैं कि कीमतें जो हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रही, और जो ज़िला इंतज़ामिया है वो रिलीफ देने में नाकाम नज़र आती है। और फलों की कीमतें भी इसी तरीके से आसमानों से बातें कर रही हैं। आम है, केला है, सेब है न्यूजीलैंड का, जो 260 से लेकर 280 रुपये तक मिल रहा है, जबकि जो ओपन दूसरी मार्केट है जो कि आम रेडी वाले खड़े होते हैं वहाँ पर 300 रुपये जो सेब न्यूजीलैंड का वो मिल रहा है। तो आवाम इस हवाले से खासी परेशान है, जिनका ये कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया सही मानों में जो रिलीफ है वो आवाम को फराहम करे। जी शुक्रिया तौसीफ आपका। आगे बढ़ेंगे ज़ैनत शॉप पर। नाज़रीन, अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ से बीफ जो है वो आपको मिलेगा 490 रुपये किलो में। और मटन जो है वो आपको मिलेगा 840 में। बीफ कीमा आपको मिलेगा 520 में। और मटन कीमा आपको मिलेगा 960 में। जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 135 रुपये किलो में। और उसका बना हुआ गोश्त जो है वो आपको मिलेगा 199 रुपये में। और अब आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे अंडों के रेट्स क्या हैं। परचून से अंडे आपको मिलेंगे 78 रुपये दर्जन। थोक से आपको मिलेंगे 76 रुपये दर्जन। और गोरमे से आपको अंडे मिलेंगे 77 रुपये दर्जन में। और अब गैर मुल्की करेंसी रेट्स आपको बताएंगे माल के हाल में। माल के हाल में सबसे पहले अमेरिकन डॉलर है जी। कीमत खरीद है इसकी 104.85। कीमत फ़रोख्त है 105.10।
पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 140, कीमत फ़रोख्त 140.70। यूरो कीमत खरीद 115.25, कीमत फ़रोख्त 115.75। सऊदी रियाल कीमत खरीद 27.65, कीमत फ़रोख्त 27.80। यूए दिरहम कीमत खरीद 28.40, कीमत फ़रोख्त 28.55। कुवैती दिनार कीमत खरीद 344.50, कीमत फ़रोख्त है 347। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीद 76.50, कीमत फ़रोख्त है 76.45। जापानीज़ येन कीमत खरीद 1.01, कीमत फ़रोख्त 1.04। स्विस फ्रैंक कीमत खरीद 106.25, कीमत फ़रोख्त 107.15। कनेडियन डॉलर सबसे आखिर में कीमत खरीद 80.50, कीमत फ़रोख्त है 81.05। और इसी के साथ हमारा टाइम भी ख़त्म हुआ। आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।